नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दृष्टि पीसीएस के फैक्ट्स विद कॉन्सेप्ट कार्यक्रम में। दोस्तों, आपको याद होगा कि बीते G20 समिट के दौरान भारत में जो एक सबसे ज़्यादा चर्चित मुद्दा था, वो ये था कि इंडिया का नाम इंडिया दैट इज़ भारत, आप सभी जानते ही हैं कि आर्टिकल 1 में दिया गया है। अब इंडिया का नाम भारत करने की बातचीत की जा रही थी और इसी को लेकर के वर्तमान में भी अभी चर्चा चल रही है। एनसीईआरटी पैनल ने रिकमेंडेशन किया है कि इंडिया जहाँ जहाँ एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में लिखा हुआ है वहाँ पर अब भारत कर दिया जाएगा। तो आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से एनसीईआरटी के पैनल ने रिकमेंडेशन किया है और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि एनसीईआरटी फाइनली क्या इसके जवाब में प्रत्युत्तर दे रही है और साथ ही साथ देखेंगे कि भारत का नामकरण प्राचीन समय से लेकर के किस तरीके से चेंज हुआ है। तो आप सभी का स्वागत है दृष्टि पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, एनसीईआरटी पैनल ने पाठ्य पुस्तकों में इंडिया को भारत करने की सिफारिश की है, रिकमेंडेशन अभी किया गया है और ये रिकमेंडेशन फिर फाइनली एनसीईआरटी और उसके बाद में आप जानते हैं कि एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा लिया जाएगा और फिर आप जानते हैं कि भारत सरकार सबसे पहले तो संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 1 में जहां लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत उसको चेंज किया जाएगा, ठीक है, और उसके बाद में फिर प्रभावी तरीके से हमारे सामने पाठ्य पुस्तकों में दिखाई पड़ेगा। तो अभी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखेंगे खबर क्या है, उसके बाद में चर्चा में क्यों है, एनसीईआरटी पैनल द्वारा लिए गए जो अन्य निर्णय हैं वो क्या है। भारत जैसे अभी ये चर्चा में है कि भाई इंडिया को अब चेंज कर दिया जाएगा, उसके स्थान पे भारत लिखा जाएगा। इसके साथ ही साथ और कौन कौन से रिकमेंडेशन किए गए हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। पैनल की सिफारिशों पर एनसीईआरटी की क्या प्रतिक्रिया है, एनसीईआरटी ने क्या निर्णय लिया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है उसको भी थोड़ा सा देखेंगे। भारत के विविध नामों के बारे में कि किस तरीके से प्राचीन काल से लेकर के फिर आप मध्यकालीन भारत के अंतर्गत देखेंगे कि मध्यकाल में भारत को किसी अन्य नाम से जाना जाता था। तो इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे और अंत में करेंगे अभ्यास प्रश्न को। चलिए शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी पैनल रिकमेंड रिप्लेसिंग इंडिया विथ भारत एंड हाईलाइटिंग हिंदू विक्टरीज इन टेक्स्ट बुक्स। तो एनसीईआरटी पैनल ने दो बातें बेसिकली प्रमुख रूप से कहा है। इन्होंने कहा कि अब इंडिया के स्थान पर अब भारत को रखा जाए या भारत नाम रखा जाए और साथ ही साथ ये कहा कि हिंदू विक्टरीज को हाईलाइट किया जाए। जितने भी हिंदू विक्टरीज का मतलब क्या हुआ कि जितने भी हिंदू राजा जिन्होंने इतिहास में एक प्रकार से अहम योगदान दिया है और काफी अच्छे तरीके से इतिहास में योगदान दिया है, उनके जीत को एक प्रकार से हाईलाइट करने की जरूरत है, ठीक है। तो इस बात को हम लोग देखेंगे चर्चा में क्यों है। एनसीईआरटी पैनल द्वारा ये बात कहा गया है, ये बात कही गई है कि सभी स्कूली पाठ्य पुस्तकों में इंडिया शब्द को भारत से बदलने की जरूरत है, ये सिफारिश की गई है। और दूसरी बात यह है कि ये प्रस्ताव कुछ महीने पहले रखा गया था, अब इसे स्वीकार कर लिया गया है। ये प्रपोजल एक प्रकार से कुछ समय पहले काफी लंबे समय से चल ही रहा था हालांकि, लेकिन अब ये प्रपोजल स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन फाइनल डिसीजन आना एनसीईआरटी का बाकी है। फाइनल डिसीजन एनसीईआरटी ले भी लेती है, उसके बाद भी आप देखेंगे जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ भारत अभी कहें, तो जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन नहीं लेगी तब तक इस बात को, हालांकि संविधान संशोधन होगा उसके बाद में चीजें सामने निकल के आएंगी, तो अभी बगैर संविधान संशोधन के ये चीजें संभव नहीं है। संविधान संशोधन के बाद में फिर आप नेशनल करिकुलम में देखेंगे कि इंडिया के स्थान पर सब जगह भारत नजर आएगा। एनसीईआरटी पैनल की कुछ सिफारिशें हैं, रिकमेंडेशंस हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इंडिया के स्थान पर अब भारत को लिखा जाए और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि हिंदू जीत को या हिंदू विक्टरीज को उजागर करने की बात की कि हिंदू विक्टरीज को उजागर किया जाए। जिस तरीके से आप देखेंगे प्राचीन काल से लेकर के, जैसे आप भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो भारत के इतिहास के ही संदर्भ में आप 3 कालों के बारे में पढ़ते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और फिर आधुनिक काल। तो अब कहने का तात्पर्य यहाँ पर एनसीईआरटी पैनल है, इनका कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरीके से मध्यकाल में जो मुस्लिम आक्रांता है, ठीक है, उनके विक्टरीज को हाईलाइट किया गया है, उसी तरीके से आप देखें कि हिंदू विक्टरीज को भी, हिंदू जीत को या हिंदू राजाओं द्वारा जो उन्होंने जीत हासिल की है उसको हाईलाइट किया जाए ताकि हिंदुस्तान अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे। तो जो मध्यकाल में
खासकर दिखाई पड़ता है कि हिंदू राजाओं का कहीं खास जिक्र नहीं किया गया है। उसको यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिक्र करने की बात की जा रही है कि हिंदू विक्ट्रीज को भी उजागर किया जाए। और यह भी कहा गया कि प्राचीन इतिहास के स्थान पर अब शास्त्रीय इतिहास को शामिल किया जाए। अपने यहाँ प्राचीन इतिहास लिखा जाता है, तो प्राचीन इतिहास न कहने की बजाय शास्त्रीय इतिहास कहा जाए। तो शास्त्रीय इतिहास का तात्पर्य क्या है कि भारत में आप देखेंगे प्राचीन इतिहास के ही अंतर्गत, अभी तो प्राचीन इतिहास ही नाम है, उसी के अंतर्गत 4 वेदों की रचना होती है। कई सारे पुराण हमारे सामने देखने को मिलते हैं, 18 पुराण है बेसिकली। तो 4 वेद है, 18 पुराण है, 6 वेदांग है, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारे सूक्त देखेंगे आप। तो इस तरीके से शास्त्रों का ये काल है। तो एनसीईआरटी जो कमेटी है या एनसीईआरटी पैनल है, इनका कहना है कि ये शास्त्रों का काल है और ये शास्त्र हमारे प्राचीन विरासत की तरह है, इनको हमें ध्यान में रखना है और इस काल को, प्राचीन काल को हमें शास्त्रीय इतिहास के रूप में लिखना है। तीसरी बात इन्होंने कहा कि इतिहास का जो विभाजन अभी तक 3 कालों में दिखाई पड़ता है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, इन तीनों कालों को हम ना विभाजित करके कोई अन्य व्यवस्था करेंगे या भारत का ही इतिहास हम लिखेंगे, अभी खासकर इस पर कोई डिसीजन नहीं है, लेकिन तीनों कालों के विभाजन को परिवर्तित करने की बात की गई है। और यह भी कहा गया कि 3 कालों के ही अंतर्गत भारत में अंग्रेजों ने ऐसी व्यवस्था की है। भारत में अंग्रेजों ने कहा कि भारत में विज्ञान, प्रगति और ज्ञान का अंधकार रहा है, एक प्रकार से अनभिज्ञ अंधकार रहा है। तो अंग्रेजों ने इतिहास लेखन की जो पद्धति अपनाई है, जिसमें भारतीयों को एक प्रकार से अनभिज्ञ माना गया है। भारतीयों को कहा गया कि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो ज्यादा जानकार नहीं थे, ज्यादा साइंटिफिक अप्रोच के व्यक्ति नहीं थे। तो अभी एनसीईआरटी पैनल का कहना है कि जिस तरीके से गलत इतिहास लिखा गया है और इस गलत इतिहास का परिणाम हमारे सामने या परिणति ये है कि आधुनिक समय में या वर्तमान समय में जो भारत के युवा हैं, वो अपने इतिहास को लेकर के बहुत सहज नहीं है, वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस नहीं करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में भारत का जो एक्चुअल इतिहास रहा है उसको लिखने की बात की जा रही है। और एक्चुअल इतिहास के ही संदर्भ में आप देखेंगे कि अभी आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र में ये बात कही जाती है कि 9 ग्रह हैं, अर्थात 8 ग्रह ही अभी हैं, 9वां ग्रह प्लूटो, जिसको 92 ग्रह की श्रेणी में शामिल करके निकाल दिया गया है। तो 9 ग्रहों की परिकल्पना की बात करें तो भारत के प्राचीन मंदिरों से हम लोग देख सकते हैं। दक्षिण भारत के अंतर्गत जो मंदिर बने हुए हैं, स्थापत्य कला का श्रेष्ठ उदाहरण है और उनमें आप देखेंगे कि 9 ग्रहों की परिकल्पना पहले से ही की गई है। साथ ही साथ यदि हम विज्ञान के ही अंतर्गत देखें तो हमें दिखाई पड़ता है जीरो की खोज, गणित क्षेत्र में जीरो की खोज दिखाई पड़ती है, जिसको आर्यभट्ट नामक ज्योतिष शास्त्री ने या गणितज्ञ ने, जो महान गणितज्ञ हुए हैं, उन्होंने इसकी खोज की है। तो ऐसे कंडीशन में यह कहना कि भारतीय अनभिज्ञ थे और भारत के कालों का जो विभाजन किया गया है कि प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक का जो समय है, उसमें कहीं ना कहीं भारत के संदर्भ में ही जो जानकारी मिलती है वो स्पेसिफिक या विशेष नहीं मिलती है। तो इस बात को लेकर के अभी ये बात कही जा रही है कि 3 कालों के अंतर्गत, जिसमें अंग्रेजों ने भारत को एक प्रकार से अंधकार या ज्ञान और अनभिज्ञ अंधकार में दिखाया है, तो उसको परिवर्तित करने की जरूरत है। भारत में जो वैज्ञानिक विकास हुआ है, शास्त्रों में बहुत सारी चीजें पहले से ही दी गई हैं, उनको हमें उजागर करने की जरूरत है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि प्राचीन काल को हम लोग शास्त्रीय काल के रूप में, शास्त्रीय इतिहास के रूप में देखेंगे। सभी विषयों के पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान प्रणाली को शामिल किया जाएगा, जिसको इंडियन नॉलेज सिस्टम, IKS, सभी जितने भी विषय हैं सबके पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान प्रणाली का एक चैप्टर ही होगा, जिसमें भारत से संबंधित या भारत में जो भी रिसर्च किए गए हैं, शास्त्रों में जो जो साइंटिफिक बातें हैं, उनको दिखाया जाएगा। ठीक है, तो जिस तरीके से भारतीय जो गणितज्ञ हैं, जो भारतीय ज्योतिषाचार्य हैं, उन्होंने जो पहले से ही साइंटिफिक तरीके से परिकल्पना की है चीजों की, उसको दिखाया जाएगा। तो ये आप देखेंगे IKS की बात की गई है कि सभी जो है पाठ्य पुस्तकों में लिखा जाएगा। तो एनसीईआरटी पैनल की ये सिफारिशें हैं, इनको ध्यान में रखना है। अब पैनल की सिफारिशों पर एनसीईआरटी की प्रतिक्रिया क्या है? एनसीईआरटी, जिसको आप जानते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये एक ऐसी संस्था है जिसके माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्य पुस्तकें जारी की जाती हैं। तो एनसीईआरटी का कहना यह है कि अभी टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। सरकार द्वारा बातचीत चल रही है, सरकार की मंशा हमें G20 के दौरान देखने को मिली ही है। जिस तरीके से सरकार ने
ये संकेत दिया है कि भावी भविष्य में हम इंडिया को भारत में चेंज करेंगे। उस हिसाब से अभी ये कह रहे हैं कि टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी, क्योंकि शिक्षा बोर्ड ने अभी कुछ विचार नहीं किया है। दूसरी बात यह है कि नए पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों का विकास अभी प्रक्रिया में है। उस उद्देश्य के लिए एनसीईआरटी द्वारा डोमेन विशेषज्ञों के विभिन्न पाठ्य चर्चा क्षेत्र समूहों को असूचित किया जा रहा है। तो कई सारे विशेषज्ञ इस काम में लगे हुए हैं, इसलिए संबंधित मुद्दे पर अभी कोई बात कहना जल्दबाजी होगी। ये एनसीईआरटी की प्रतिक्रिया रही है। अब हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है। आप सभी लोग अवगत ही होंगे। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? इंडिया दैट इज भारत शुड बी यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। ठीक है, तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। तो ऐसे कंडीशन में इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का एक संघ होगा। अब आप देख ही पा रहे होंगे ये पूरे राज्यों का एक संघ होगा। तो आर्टिकल 1 में ये बात कही गई है, और फिर आर्टिकल 1 के ही अंतर्गत भारत का जो क्षेत्र है उसको आइडेंटिफाई किया गया कि इसमें स्टेट्स एंड टेरिटरी देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। जो पहली अनुसूची में क्षेत्र दिए गए हैं उनको भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाएगा, और भारत के जितने भी राज्य हैं, ठीक है, उनको भी भारत के ही अंतर्गत रखा जाएगा। टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज टेरिटरी ऑफ स्टेट, राज्य का जो भी क्षेत्र है उसको, और यूनियन टेरिटरी, और साथ ही साथ में भारत सरकार ने जो बाहर से अधिकृत किया है, ठीक है, उसको रखा जाएगा। तो इस तरीके से अनुच्छेद 1 में भारत के अंतर्गत क्षेत्रों को शामिल किया गया है। और अनुच्छेद 1 में किसी प्रकार की संशोधन की बात आती है तो फिर आप जानते हैं कि सामान्य बहुमत द्वारा संशोधन किया जाता है। उसके बाद में फिर फाइनली संशोधन के बाद में फिर फाइनली चीजों को इंप्लीमेंट किया जाता है। तो अभी ये हाल फिलहाल में चर्चा में है, इस वजह से चीजों को समझना जरूरी है। भारत के विविध नामों के बारे में अगर हम लोग बात करें कि किस तरीके से प्राचीन काल से लेकर के अभी तक जो इंडिया नाम पड़ा है, जिसको संविधान सभा के द्वारा, हालांकि संविधान सभा में भी व्यापक स्तर से इसको लेकर के बहस की गई, लेकिन फाइनली डिसीजन क्या आया? इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, अगर इस बात को हम लोग पुराने क्रम से समझे कि किस तरीके से प्राचीन समय से लेकर के अभी तक ये नामकरण किया गया है, तो आप देखेंगे महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष कहा गया है, तो इंडिया को भारतवर्ष कहा गया है। अब भारतवर्ष का मतलब क्या हुआ कि भारतों का देश। अब भारतों का देश मतलब भारत नामक एक कबीला हुआ करता था, आपको पता ही होगा। भारत नामक कबीले के नाम पर प्राचीन काल में भारत नामक कबीले के नाम पर यह कहा जाता था भारतवर्ष। और साथ ही साथ में प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप कहते थे। जम्बू का मतलब जामुन होता है, तो जामुन के वृक्षों का देश कहा जाता था। प्राचीन ईरानी क्या बोलते थे? हिंदू बोलते थे। सिंधु नदी आप जानते हैं कि भारत के उत्तरी क्षेत्र से होकर के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में बहती है। अब उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जब बहती है तो इसी सिंधु नदी के नाम पर प्राचीन ईरानी इसको क्या बोलते थे? हिंदू बोलते थे। तो सिंधु नदी के नाम पर प्राचीन ईरानी इसको हिंदू बोलते थे। वही यूनानी इसको, यूनान के लोग, ग्रीस के लोग इसको क्या बोलते थे? इंदे बोलते थे। और यही आप देखेंगे कि फाइनली फिर यूनानी भाषा का जो इंदे शब्द है अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया और इसको इंडिया नाम से संबोधित किया। अरब के लोग इसको क्या बोलते थे? हिंद बोलते थे। और इसी को आप फिर देखेंगे मध्यकाल में फारसी भाषा में हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। तो मध्यकाल में हिंदुस्तान कहा जाने लगा और फारसी शब्द है ये, हिंदू से फिर हिंदुस्तान हो गया। अंग्रेजों ने यूनानियों द्वारा दिए गए इंडे शब्द को और चेंज किया और फिर इंडिया कह दिया। तो ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे ना किस तरीके से भारत का नाम परिवर्तित होता गया। और इसी क्रम में ये बात अभी सामने आ रही है कि अब इंडिया दैट इज भारत ना होकर के भारत ही रखा जाएगा। तो आप लोगों का क्या मत है, क्या विचार है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। अभ्यास प्रश्न हमारे सामने निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यूनानियों ने सिंधु नदी के नाम पर भारत देश को हिंदू नाम से संबोधित किया। दूसरा, अरब के लोगों ने भारत को हिंद नाम से संबोधित किया। अब देखिए अभी नामकरण की बात चल रही है। आर्टिकल 1 आपसे पूछा जा सकता है किस तरीके से उसमें संशोधन संभव है। साथ ही साथ नामकरण किन लोगों ने या किन किन देशों के लोगों ने हिंदुस्तान कहा या फिर भारत का अलग अलग नाम दिया, इनको आपको ध्यान में रखना है। तो सही विकल्प इसका क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
और आप लोग ये भी बताइएगा कि क्या इंडिया दैट इज भारत ही रहना जरूरी है या केवल भारत करना जरूरी है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।